Hello everyone, welcome back. This is your fourth lecture of Intermediate Microeconomics 2, and today we will discuss the resource allocation under monopoly, how it is inefficient. ठीक है, हमने बात किया था कि जब भी मोनोपोली होता है तो क्या होता है कि मोनोपोली में डेड वेट लॉस होता है, और इसी डेड वेट लॉस को हमने बोला था इनएफिशिएंट मार्केट। ठीक है, इसलिए मोनोपोली को हम इनएफिशिएंट मार्केट भी बोलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रिसोर्स एलोकेशन अंडर मोनोपोली। ठीक है, सो वी विल कंपेयर द केस ऑफ मोनोपोली टू द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ बायर्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेलर्स होते थे, और वहां पे जो आपका इक्विलिब्रियम होता था वो इक्विलिब्रियम डिमांड कर्व से आता था, और वहाँ पे एवरेज रिवेन्यू, एवरेज कॉस्ट जहाँ पे इक्वल होता था वहाँ पे ऑप्टिमलिटी आती थी। और मोनोपोली के केस में आप देखते थे कि इक्विलिब्रियम आता था मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू के टर्म्स में। ग्राफ आप पहले देखे हो, जब डायग्राम बनाते हो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी होता है, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू जो आपका डिमांड का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मोनोपोली के लिए आपको एक डायग्राम बनाते हो जो कि एक आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, और यही एवरेज रेवेन्यू आपका डिमांड कर्व भी होता है। ठीक है, एक मान लो कंस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट है, एक केस ले रहा है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट आपका कंस्टेंट है, विच मार्जिनल कॉस्ट इज कंस्टेंट, दैट इज स्मॉल सी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब देखोगे तो परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम आएगा जहां पे डिमांड कर्व यानी कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। एवरेज कॉस्ट कंस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट के केस में मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन वाले केस में इक्विलिब्रियम कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड दैट इक्विलिब्रियम वुड बी क्यू स्टार डिनोटेड बाई से क्यू सी। ये हम डिस्टिंक्शन के लिए कह रहे हैं ताकि सी इज फॉर कंपटीशन, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो प्राइस होगा इक्विलिब्रियम प्राइस पी स्टार, इसको हम डिनोट करेंगे पी स्टार सी से। ठीक है, और एम आर जब एम सी के इक्वल होगा यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मोनोपोली, तो वहां पे यू विल गेट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू स्टार ऑफ मोनोपोली, और इसके करस्पॉन्डिंग आप डिमांड कर्व से कुछ प्राइस निकालोगे जो कि आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा किसका, मोनोपोली का। ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम सिनारियो होता था। अब देखना यह है कि कैसे मोनोपोली इनएफिशिएंट है, यानी कि रिसोर्स का एलोकेशन इनएफिशिएंटली करता है। सपोज जो फर्म्स थी आपस में कंपीट कर रही थी, परफेक्ट कंपटीशन का सिनारियो था, एंड लेटर ऑन इट केम टू बी देयर केम अ सिनारियो जहां पे एक कंपनी यानी एक फर्म क्या करती है, सारे फर्म्स को बाई कर लेती है, और सारे फर्म्स को बाई करती है तो इकलौती फर्म वही बचेगी, यानी कि मोनोपोली फर्म हो जाएगी। और जो दूसरे फर्म्स थे वो मान लो उसके एक प्लांट की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि दे आर वर्किंग एज अ सेपरेट प्लांट फॉर दैट सेम फर्म, और वो सेंट्रलाइज डिसीजन ले रही है, यानी कि एक मोनोपोली के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, तो क्या केस होगा, तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में जब देखते थे, परफेक्ट कंपटीशन में जब प्राइस आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता था तो क्वांटिटी आपकी सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन मोनोपोली में ये आपका क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुआ, दैट मीन्स इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होना था वो अपने ऑप्टिमल लेवल से कम हुआ है, यानी इफिशिएंट लेवल। जब मेरा रिसोर्स एलोकेशन सबसे ज़्यादा हो और सबसे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो, वही मेरा इफिशिएंट लेवल होता है। लेकिन यहाँ पे मोनोपोली में
उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जितना कि परफेक्ट कंपटीशन में होता था, यानी कि दिस इज लॉस टू द इकोनॉमी, और ये लॉस क्वांटिटी का लॉस है। ठीक है, तो इसका अगर आप मेजरमेंट देखोगे कि कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस पे, क्या प्रोड्यूसर सरप्लस पे, इसका हम अभी डिस्कशन करेंगे। सो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे अगर पॉइंट्स का नाम दे दिया जाए, मान लो इसका ई दे दिया जाए, इसको ए बोल दिया जाए, इसको बी बोल दिया जाए, और सो यू गेट कि जो आपका इक्विलिब्रियम है उसमें मोनोपोली के बाद सिर्फ इतना ही क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा, और परफेक्ट कंपटीशन में ये क्वांटिटी आती थी। दैट मीन्स कंज्यूमर का सरप्लस जो पहले होता था, कंज्यूमर का सरप्लस ये ट्रायंगल होता था। अगर इसको आप पॉइंट दे देते हो, एक और पॉइंट ले लो, कोई डी पॉइंट, तो ये डी ई और पीसी स्टार। सो कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन वाज कितना, डी ई और उसके बाद पीसी स्टार। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली विल बी कितना, जब मोनोपोली हो जाएगा उसको इतना प्राइस देना पड़ रहा है, तो कंज्यूमर के पास बस इतना ही बच रहा है। सो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो रहा है, डी ए पी एम स्टार। ठीक है, कहने का मतलब ये वाला कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हो गया, यानी कि ये लॉस प्लस दिस लॉस, दिस इज द लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब देखो जब क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस नहीं हुई, दैट मीन्स उसको प्रोड्यूस करने में जो भी रिसोर्सेस लगे, दो रिसोर्सेस कैन बी एम्प्लॉयड समवेयर एल्स। तो ये वाला जो रिसोर्स का एलोकेशन था ये कहीं और इम्प्लाई हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दीज आर द ट्रांसफर्ड इनपुट्स। ठीक है, तो इनपुट्स क्या हो गए, ट्रांसफर कर दिए गए, यानी कि ये जो रेक्टेंगल बता रहा है, रेक्टेंगल कौन सा, दिस रेक्टेंगल बी ई क्यू स्टार सी एंड क्यू स्टार एम, ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल बता रहा है वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड इनपुट्स। कहने का मतलब जो ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही थी, जो भी गुड बना रही थी, उस गुड को न बनाकर ये कहीं और किसी और गुड को प्रोड्यूस करने में ये रिसोर्स एम्प्लॉय हो रहे हैं, से लेबर या कैपिटल जो भी आप एम्प्लॉय कर रहे थे। अगर मान लो ये आपका स्टील का फैक्ट्री था, स्टील का कंपनी है, यानी कि अगर ये फॉर्म इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है तो इसके रिसोर्सेज जो थे कैपिटल लेबर, वो स्टील प्रोड्यूस नहीं करके से मान लो ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से इतने का वैल्यूज का रिसोर्स ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखो। और जो ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया जो था ये आपका अब मोनोपोली के पास चला गया। मोनोपोली के पास क्यों चला गया, क्योंकि मोनोपोली को जो कॉस्ट लग रहा था ये मार्जिनल कॉस्ट के बराबर लग रहा था, तो परफेक्ट कंपटीशन में उनको कुछ एक्स्ट्रा बच नहीं रहा था। अब इसके बाद जब देखोगे तो जब प्राइस आपका ज्यादा चार्ज कर पा रही है मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली कैन डिराइव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये कंडीशन जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है, यही तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द फर्म दैट इज द प्रोड्यूसर कैन एक्सट्रैक्ट in excess of the cost that is incurred to produce QM star of the quantity of the good। ठीक है, तो ये आपका जो रेक्टेंगल है PM स्टार ए बी PC स्टार, दिस इज द change in consumer surplus that went to monopoly as producer surplus। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम
कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसको आप याद रखना। ठीक है, यानी कि ये जो रेक्टेंगल बता रहा है, दिस वाज द टोटल वैल्यू ऑफ द this was the total value that that has been transferred from consumer to the firm or the producer। ठीक है, अब आप देखोगे ये ट्रायंगल जो है ए बी ई, ये तो कंज्यूमर सरप्लस में पहले था, परफेक्ट कंपटीशन में था, लेकिन अभी मोनोपोली में ये कहीं नहीं है, यही आपका डेडवेट लॉस है। ठीक है, इसी को आप बोलते थे इनएफिशिएंसी, यानी कि डेडवेट लॉस, यानी कि योर ए बी ई इज कॉल्ड डेड वेट लॉस। ठीक है, तो ये आपका मोनोपोली का केस होता था, आप बस इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आप सोचो कि इसको इनएफिशिएंट क्यों बोलते हैं। इनएफिशिएंट क्यों बोलते हैं? अगर मान लो कि एक प्राइस रेंज है जो कि इस पीएम स्टार और पीसी स्टार के बीच में लाई करता है, यानी कि सपोज कोई एक प्राइस है यहाँ पे जिसको मान लो आप रिप्रेजेंट करते हो P1 से। ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो P1 से। ठीक है, तो ये P1 जो है, P1 इज ग्रेटर देन C मार्जिनल कॉस्ट बट लेस देन PM स्टार, यानी कि अगर कोई एक कंज्यूमर P1 पे कर सकता है, देन दैट कंज्यूमर शुड गेट द क्वांटिटी, यानी कि जो भी आउटपुट चाहिए उसको वो आउटपुट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट है इकोनॉमी में प्रोड्यूस करने का उस गुड को, वो उसके विलिंगनेस टू पे से कम है, यानी कि द इकोनॉमी वुड बी बेनिफिटेड इफ द क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड दैट द कंज्यूमर डिमांड्स एट प्राइस P1। तो क्या होगा? जो मोनोपोली होगा या जो भी फर्म होगी जो ऑपरेट कर रही है, वो क्या करेगी? अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग करेगी। कैसे अर्निंग करेगी? कि द फर्म कैन चार्ज प्राइस P1 विच इज हायर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट। सो उसको कॉस्ट तो सही लगा, लेकिन इट कैन गेट P1, तो इट कैन गेन अ प्रॉफिट ऑफ P1 माइनस C। समझ रहे हो? तो एक पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन इंप्रूव हो सकता है। यही एक सिनारियो, एक एग्जांपल बताता है कि कैसे मोनोपोली फॉर्म इनएफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप पिछले न्यूमेरिकल्स की बात करोगे, जो हमने न्यूमेरिकल पिछली क्लास में किया था, उसमें हमारा इक्विलिब्रियम आया था मोनोपोली का इक्विलिब्रियम प्राइस दैट वाज 75 व्हाइल योर मार्जिनल कॉस्ट वाज 50। तो सपोज अगर आपका कोई कंज्यूमर है जो कि 60 प्राइस पे करने को तैयार है, तो आइडियली ही शुड गेट दैट क्वांटिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। आपके इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 है, लेकिन कोई और डिमांड कर रहा है 60 रुपए में। ठीक है, सो द इकोनॉमी गेन्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको 10 रुपए का फायदा हो रहा है, एंड द कंज्यूमर इज हैप्पी गेटिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, बोथ आर बेटर ऑफ, यानी कि पेरेटो ऑप्टिमल केस। तो पेरेटो इंप्रूव कर सकता है, तो इसलिए मोनोपोली जो है इनएफिशिएंट है और परफेक्ट कंपटीशन सबसे इफिशिएंट है। ठीक है, इसको आप याद रखना, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मोनोपोली इज एन इफिशिएंट फॉर्म, तो आप लिखोगे नो, मोनोपोली इज इनएफिशिएंट। ठीक है, लेकिन आप इसके आगे पढ़ोगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में, अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली भी अपना ऑप्टिमलिटी पे रीच करती है। ठीक है, जो कि आप अगले क्लासेस में पढ़ोगे। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी अगर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, तो उस वाले केस में द इफिशियंसी कैन स्टिल बी अचीव्ड। ठीक है, तो ये बस सिनारियो था जो कि आपको याद रखने की जरूरत थी कि मोनोपोली लीड्स टू इनएफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन। अब एलोकेशन के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि एलोकेशन के सेंस में बात करोगे, दिस इज टॉकिंग अबाउट एलोकेशन। एलोकेशन में क्यों? क्योंकि ये रिसोर्स जो है ये
उस गुड को प्रोड्यूस कर सकता था जो कि मोनोपोली बना रही है, बट दिस गुड इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो दिस लीड्स टू एलोकेशनल इनएफिशिएंसी एंड हियर द ट्रांसफर हैज बीन फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऑन ओवरऑल द इकोनॉमी इज नॉट बीइंग अफेक्टेड, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ए बी ई, इसका तो ट्रांसफर किसी को नहीं मिल रहा है, दैट लीड्स टू डिस्ट्रीब्यूशनल इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो दो टर्म आपने देखा, एक देखा एलोकेशनल एफिशिएंसी की बात, दूसरा देखा डिस्ट्रीब्यूशनल का, ठीक है। यानी कि अगर रिसोर्स एलोकेट नहीं हो पा रहा है सही से, दैट इज द इनएफिशिएंसी इन एलोकेशन. If the problem arises from the distribution thing, then that inefficiency is distributional inefficiency. ठीक है, बस आप यही याद रखो. अब एक न्यूमेरिकल करते हैं. तो आगे एक एग्जांपल करते हैं जो आपकी रीडिंग में दे रखा है. उसमें एज्यूम किया है कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट आपका C है और डिमांड कर्व जो है इसका भी कांस्टेंट इलास्टिसिटी है. ठीक है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व के केस में आपने देखा था योर Q वाज अल्फा P टू द पावर E पिछले न्यूमेरिकल में. आज के न्यूमेरिकल में आपके रीडिंग में Q इक्वल टू PE दे रखा है. दैट मीन्स योर अल्फा इज एज्यूम टू बी 1. ठीक है, तो Q इक्वल टू P टू द पावर E है. तो वैसे केस में क्या होगा? ठीक है, योर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू C. ठीक, जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो भी आपकी इक्विलिब्रियम आएगी उस इक्विलिब्रियम में योर प्राइस PC वुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. अगर आप पिछली डायग्राम में देखोगे तो दिस प्राइस, दैट इक्विलिब्रियम प्राइस दैट द परफेक्ट कंपटीशन केस हैड, इट वाज सेम एज योर मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आपका प्राइस आ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन में. ठीक है, लेकिन मोनोपोली में आपने डिराइव किया था पिछले न्यूमेरिकल में कि मोनोपोली में क्या होता था, जो मोनोपोली का इक्विलिब्रियम प्राइस आता था, दैट इक्विलिब्रियम प्राइस, अब इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग बस PM लिखेंगे. ये जो प्राइस आता था दैट केम टू बी C इंटू E अपॉन 1 प्लस E. दिस कम्स टू बी इक्वल टू C अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन E. ठीक है, इसको बस आप याद रखना. ठीक है, जो आपके रीडिंग में जो नोटेशन यूज किया उसी नोटेशन को हम समझते हैं. अब इसमें हमें डिराइव क्या करना है कि हाउ द कंज्यूमर सरप्लस हैज बीन अफेक्टेड. ठीक है, आपके एग्जाम में अगर पूछता है कि शो हाउ द मोनोपोली लीड्स टू इनएफिशिएंसी इन मार्केट. ठीक है, तो इनएफिशिएंसी को कैसे मेजर करोगे? आप बताओगे कि कुछ ना कुछ पोर्शन जो है ये डेड वेट लॉस की तरह है. और ये डेड वेट लॉस कैसे मेजर करोगे? आप देखोगे कि चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस और जो भी आपका प्रोड्यूसर सरप्लस में चेंज हो रहा है, तो नेट जो चेंज हो रहा है वो स्टिल कुछ डेड वेट लॉस देकर जा रहा है. दैट मीन्स देयर इज स्टिल लॉस इन द सोशल वेलफेयर, स्टिल लॉस इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो इकोनॉमी के वेलफेयर में अगर एग्रीगेट करके बात किया जाए तो उसमें लॉस आएगा. ठीक है, तो अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं. तो न्यूमेरिकल में अगर आपका कंज्यूमर सरप्लस निकालना हो तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालोगे? कंज्यूमर सरप्लस जो भी आप निकालते हो, कंज्यूमर सरप्लस को निकालने के लिए आप देखोगे कि हर यूनिट पे, ठीक है, हर यूनिट पे कितना प्राइस कंज्यूमर को सेव हो रहा है. कहने का मतलब ये जो एरिया है इसकी वैल्यू निकालोगे, यही कंज्यूमर सरप्लस है और मोनोपोली के लिए वाला कंज्यूमर सरप्लस है. दैट मीन्स जो भी आपका मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे था उस विलिंगनेस टू पे में अगर आप प्राइस का डिफरेंस निकालते हो, इक्विलिब्रियम प्राइस का जो पे करना है कंज्यूमर को, और इसके वैल्यू को इंटीग्रेट करते हो थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज, देन यू विल गेट
कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी, जो हर क्वांटिटी पे कितना आपका प्राइस सेव हो रहा, यही आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वही आपका कंज्यूमर सरप्लस बताएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर कंज्यूमर सरप्लस निकालना हो, सो यू विल फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ क्वांटिटी, जो कि आपका फंक्शन है प्राइस का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, यानी कि हर क्वांटिटी के लिए कितना प्राइस आप सेव कर रहे हो, और ये आपका प्राइस कहां से होगा, जो भी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस से लेकर के, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है आपका, मान लो एक नोटेशन है, जनरलाइज्ड केस बना रहे हैं, तो आपका नोटेशन है पी स्टार। ठीक है, तो पी स्टार ले लो, और मैक्सिमम कितना कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे हो सकता है, इन्फिनिटी। कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। ठीक है, सो द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे कैन मैक्सिमम बी इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आपका आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रल निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्वांटिटी का वैल्यू निकालोगे। क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, यहां पे हमारे एग्जांपल में p टू द पावर e, सो दिस विल बी इक्वल टू p स्टार इंफिनिटी p टू द पावर e dp। अब आप जानते हो इंटीग्रेशन में x टू द पावर n if integrated with respect to dx, then it will be x to the power n plus 1 divided by n plus 1। ठीक है, और अगर इसका डिफिनिट इंटीग्रल के टर्म्स में बात करते हो a से लेकर b तक, सो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे कोट करते हो, b ऊपर है तो इट विल बी b एंड नीचे a, और आप x की जगह v का वैल्यू डालोगे, सो यू विल हैव b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ए आप पहले से इंटीग्रल का आपने रूल देख रखा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, सो यू विल गेट कंज्यूमर सरप्लस एज p टू द पावर e प्लस 1 डिवाइडेड बाई e प्लस 1। ठीक है, और आपको किस पे वैल्यू देखना है, इन्फिनिटी पे और p स्टार पे। ठीक है, तो अब आप इन्फिनिटी पे वैल्यू देखते हो, और आपको पता है कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। क्यों, क्योंकि आपने पहले देखा हुआ है कि द मोनोपोलिस्ट विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन द इलास्टिक रेंज। इलास्टिक रेंज में प्रोड्यूस करने का मतलब हुआ द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कर्व शुड बी लेस देन -1। ठीक है, सो इस केस में आप जानते हो कि जब -1 से इलास्टिसिटी कम है, तो इस वैल्यू का अगर आप वैट करते हो, तो यू विल हैव p के जगह पे क्या हो जाएगा, ठीक है, p के जगह पे इन्फिनिटी डालोगे क्योंकि यही वेरिएबल है आपका, सो यू विल हैव इन्फिनिटी टू द पावर e प्लस 1 माइनस e plus 1 divided by e plus 1 minus p star to the power e plus 1 divided by e plus 1। अब आप सोचो e की वैल्यू निगेटिव है और लेस देन -1 है, तो ये जो टर्म होगा e प्लस 1, दिस e प्लस 1 वुड बी लेस देन 0। क्यों, क्योंकि e इज लेस देन -1, so e plus 1 should be less than 0। जब e plus 1 will be less than 0, then the power of infinity would be negative। उसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको मान लो एक टर्म आप ले लेते हैं, इसका वैल्यू है आपको मान लो k बोलते हो। ठीक है, तो इन्फिनिटी का पावर k, ठीक है, और एक k किस में है, निगेटिव है, तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर मान ले कोई निगेटिव वैल्यू आता है -k, दैट इज इक्वल टू e प्लस 1 विच इज लेस देन 0, सो यू विल हैव इन्फिनिटी टू द पावर -k वेयर k इज पॉजिटिव। ठीक है,
तो ऐसे केस में इन्फिनिटी का पावर माइनस के को क्या लिख सकते हो, 1 इन्फिनिटी का पावर के, और इन्फिनिटी का पावर जब 1 का रेसिप्रोकल में होगा दिस विड बी इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू ड्रॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विथ ओनली माइनस पी स्टार टू द पावर e प्लस 1 डिवाइडेड बाई e प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया किसका, कंज्यूमर सरप्लस का। ठीक है, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ गया जनरलाइज्ड इक्वेशन के टर्म्स में। अब आप सिनारियो देखो जरा, इसमें हम बात करें, अब यहां से हम निकालते हैं अगर कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली, तो आपके मोनोपोली में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, आपका जो भी पी स्टार है, पी स्टार का वैल्यू कितना है, सी अपॉन 1 प्लस 1 बाई ई। ठीक है, तो आपका आएगा वैल्यू माइनस सी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई होल टू द पावर कितना, ई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई प्लस 1। ठीक है, और कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन वुड बी माइनस, उसमें कितना आता था, सी होता था पर प्राइस, सो माइनस सी टू द पावर ई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई प्लस 1। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालोगे, सो यू विल गेट कंज्यूमर सरप्लस ऑफ मोनोपोली एज a ratio of consumer surplus under perfect competition, then you will get this will be equal to कितना, माइनस सी का पावर हो जाएगा आपको e प्लस 1, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन ई का पावर हो जाएगा 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई ई प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, so better to write like this, ये तो इसको थोड़ा बड़ा रखो, डिवाइडेड बाय माइनस सी टू द पावर ई प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई प्लस 1। अब e plus 1 will cancel out, c to the power e plus 1 will cancel out, minus sign will cancel out, so you are left only with 1 upon 1 plus 1 upon e whole to the power e plus 1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रेज करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, सो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली और कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन का रेशियो आ गया। ठीक है, जस्ट सपोज इफ योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 2, इफ ई इक्वल टू -2, तो वैसे केस में यू विल हैव दिस वैल्यू एज 1 अपॉन -2, दैट वुड बी -0.5, तो ये टर्म हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0.5 होल टू द पावर, ये कितना होगा, -2 है तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1, सो यू विल हैव इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 0.5, you will have 2 raised to the power -1, so it will be 1 upon 2, that would be 0.5। ठीक है, जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका -2 होगा देन यू विल गेट 0.5। अगर मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका 4 होता है माइनस में, देन यू विल हैव this value as 1 upon 1 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1 upon 4, सो यू विल हैव 0.25। ठीक है, और इसका पावर हो जाएगा 4 प्लस -4 प्लस 1, दैट वुड बी -3, सो यू विल हैव इक्वल टू
1/0.75 raised to the power -3. ठीक है, so you will have, this will be 4/3, so 4/3 का पावर -3, और you can say 3/4 का पावर 3. So you will have something like 27/64, and 27/64 equals to, let's get it, 27/64 equal to 0.42. 0.42. So as the elasticity is increasing, the demand curve is more elastic, the consumer surplus under monopoly as a ratio of consumer surplus under perfect competition is falling. ठीक है, तो इसको आप याद रखना. अगर आप उसी सेंस में अगर आप इलास्टिसिटी को 1 के करीब ले जाओगे, इफ योर इलास्टिसिटी इज क्लोज्ड टू -1, यानी कि टेंस टू -1, देन समथिंग से लाइक 1.1, तो इस केस में यू विल हैव इस केस में आपके पास होगा 1/1 प्लस 1/1.1 इन नेगेटिव टर्म. ठीक है, और -1.1 + 1. ठीक है, तो आपका ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू 1 को और कम करेगा. ठीक है, तो 1 को कम करेगा, और लेकिन 1 के करीब ही रहेगा. ठीक है, से 0.9 के करीब आ जाएगा, तो 0.9 के करीब जाएगा. सो यू विल हैव 1/1 -0.9 to the power -0.1. So you will have 1/0.1 all to the power -0.1. So you will have 10/1, that is you will have 1/10 to the power 0.1. और इसकी वैल्यू देखोगे तो इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो इट वुड बी 0.1 to the power 0.1, और इसकी वैल्यू आएगी आपको कितना, निकाल लेते हैं, 0.1 raised to the power 0.1. this is equal to 0.79. so 0.79, दैट मीन्स जब इलास्टिसिटी आपका 1 को टेंड करता है, दिस फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोली का एज ए रेशियो ऑफ कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन स्टार्ट्स इज इंक्रीजिंग व्हेन द इलास्टिसिटी अप्रोचेस -1, एंड एज द इलास्टिसिटी इज टू लार्जर फ्रॉम -1, तो वैसे केस में आपका जो कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली है, एज अ फ्रैक्शन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये रेशियो कम हो जाता है. दैट मीन्स मोनोपोली में कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है. हायर इलास्टिसिटी में कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली विल बी लेसर. ठीक है, तो इसको आप एक ध्यान रखना कि आपके सिनारियो में काम आएगा. फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रॉफिट्स में कैसे चेंजेस हुए हैं और कंज्यूमर के सरप्लस से कैसे प्रॉफिट्स शिफ्ट हुआ है. वहीं आपका डेडवेट लॉस बताएगा. क्यों? क्योंकि हमने बोला था इकोनॉमी में जो हमारा रिडक्शन हुआ था, रिडक्शन किसका हुआ था? कंज्यूमर सरप्लस का. ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस हुआ था, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस में रिड्यूस होने के साथ साथ आपने देखा था कि प्रोड्यूसर सरप्लस आपका इंक्रीज हुआ था. ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का आपने फॉल देख लिया. अगर आपका इलास्टिसिटी आपका मान लेते हैं -2 है, सो कंज्यूमर सरप्लस वुड फॉल बाय 0.5 ऑफ कंज्यूमर सरप्लस दैट वाज इन परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस आपका आधा हो गया.
लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस तो आपका इंक्रीज हुआ है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हुआ है तो देखना यह है कि क्या प्रोड्यूसर सरप्लस का इंक्रीज ऑफसेट कर पा रहा है द फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस। तो ये चेक करना है, तो आपका देखना है कि प्रोड्यूसर सरप्लस में कितना इंक्रीज हुआ है। प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज होने के लिए आप देखोगे कि आपकी प्रॉफिट क्या है, यानी कि जो मोनोपोली फर्म है उसकी प्रॉफिट क्या है। तो मोनोपोली की प्रॉफिट कितनी है, कितनी है बताओ। जो आपका प्राइस अंडर मोनोपोली टाइम्स क्वांटिटी अंडर मोनोपोली माइनस कॉस्ट अंडर मोनोपोली टाइम्स क्वांटिटी अंडर मोनोपोली। कंस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट है इसलिए ये सेम केस आएगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट भी आपका मार्जिनल कॉस्ट का बराबर ही होगा। सो एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड विथ द टोटल क्वांटिटी विल गिव टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको आप निकालोगे, सो यू विल हैव PM माइनस सी मल्टीप्लाइड विथ QM। ठीक है, इसमें हम डिराइव करते हैं कि आपका मोनोपोली का प्रॉफिट कितना है। तो PM निकालना है, PM यानी कि मोनोपोली प्राइस। सो प्राइस अंडर मोनोपोली कितना आया था, आप निकालोगे मोनोपोली का प्राइस कितना था, C/1 + 1/E। ठीक है, तो मोनोपोली प्राइस आप लिखोगे C/1 + 1/E। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, मोनोपोली प्राइस। अब इसका डिस्टिंक्शन करोगे किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे आप जो आपका मोनोपोली क्वांटिटी आई है। मोनोपोली क्वांटिटी कैसे निकालोगे, जो भी मोनोपोली का डिमांड कर्व था, यानी कि मोनोपोली का डिमांड कर्व क्या था, Q = P⁴E। तो P⁴E है, तो P कितना आपका C/1 + 1/E, इसी का पावर E, यही तो आपका क्वांटिटी हो जाएगा। सो इसको रेशनलाइज करोगे, यू विल गेट E + 1/E, और यहां पे हो जाएगा आपका C माइनस C would be multiplied with 1, so you will have C, and C multiplied with 1/E would be minus C/E। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा C/1 + 1/E का E के साथ। ठीक है, E⁴E। So you will have, this would be cancelled out, so you will have πm = minus C/E upon 1 + 1/E, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा C, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा C/1 + 1/E⁴E। दूसरे सेंस में बात करो, सो यू कैन राइट इट एज, इसको अगर आप अलग ले लेते हो, सो यू कैन राइट लाइक 1/E। ठीक है, तो आपके पास एक टर्म आ जाएगा, C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू विल हैव C⁴E + 1 डिवाइडेड बाई 1/1 + E⁴E + 1। ठीक है, और मल्टीप्लाइड विथ 1/E एंड अ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब इसके आगे देखोगे, आपका इसका रेशियो निकालना है कंज्यूमर सरप्लस किसके केस में, परफेक्ट कंपटीशन के केस में। तो प्रीवियस केस की तरह आप रेशियो निकालोगे πm का एज कंपेयर टू कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो प्रॉफिट इज C⁴E + 1/1 + 1/E⁴E + 1 मल्टीप्लाइड विथ 1/E, इसका डिवाइडेड बाई कितना, कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन कितना था, माइनस C⁴E + 1 डिवाइडेड बाई E + 1। सो यू हैव, यहाँ पे माइनस साइन लगा लो, यहाँ पे इट विल बी C⁴E + 1 डिवाइडेड बाई E + 1। So negative sign will cancel out. You are left with
सी रेज टू द पावर ई प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/1/e रेज टू द पावर e प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ 1/e। अब इसको उल्टा करोगे, सो यू विल हैव इन द डिनोमिनेटर c रेज टू द पावर e प्लस वन, और आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा e प्लस वन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और आप इसको रेशनलाइज करते हो, सो यू विल हैव, सो इसको रेशनलाइज करते हो, सो यू हैव इक्वल टू कितना, 1/e प्लस वन रेज टू द पावर e प्लस वन, और e मल्टीप्लाइड टू e प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई e 1/e मल्टीप्लाइड विद e प्लस वन। सो आप इसको देखोगे, यू विल गेट कितना, इसका मल्टीप्लाई, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल हैव e टू द पावर e डिवाइडेड बाय e प्लस वन का पावर e प्लस वन है, और ये ऊपर में है, तो दिस विल कैंसिल आउट, वन टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि e प्लस वन आपका मल्टीप्लाई हुआ है, ये पावर नहीं है, सो एक पावर यहाँ कम हो जाएगा, सो यू विल हैव e प्लस वन का पावर e, दिस विल गिव e अपॉन वन प्लस e का पावर e, ठीक है। सो ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को समझो, अगर आपका इकोनॉमी में जो डिमांड कर्व है, दिस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कर्व इज -2, तो -2 है, तो आपका ई कितना है, -2, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, पाई m अपॉन CS अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल बी इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 1 -2 रेज टू द पावर -2, that will be equal to -2 upon -1 raised to the power -2, that will be equal to 2 to the power -2, so you will have 1 upon 2 to the power 2, so you will have 1 upon 4, ठीक है, यानी कि 0.25। अब देखो इससे आपको क्या मिला, कि जो आपका ग्राफ था, ग्राफ में, इस ग्राफ में जो एक कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का जब प्रॉफिट चला गया, दिस वाज 0.25 ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, यानी कि 1/4 ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। ये एरिया कितना हो गया, जो ट्रांसफर हुआ चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, इसका 1/4 था, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देख रहे हो कंज्यूमर सरप्लस में लॉस, तो कंज्यूमर सरप्लस में लॉस कितना हुआ है, 1/2, ठीक है, तो हाफ ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस इज लॉस्ट इन द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो कंज्यूमर के पास बचा कितना, अगर इलास्टिसिटी -2 है तो, ठीक है, तो कंज्यूमर के पास हाफ आपका कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हो गया परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन से मोनोपोली वाले केस में, ठीक है। सो योर कंज्यूमर सरप्लस आपका रिड्यूस हुआ हाफ से, लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज कितने से हुआ, मात्र 1/4 से। So only 1/4 of the consumer surplus was shifted from consumer surplus to the producer surplus, but 1/4 of the consumer surplus remains idle, और वो गया कहाँ, इकोनॉमी से बाहर चला गया। दैट मीन्स द इकोनॉमी गॉट इनएफिशिएंसी ऑफ हाउ मच अमाउंट, 1/4 ऑफ द चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अगर आपका नेट निकाला जाए, सो यू विल हैव change in consumer surplus is equal to consumer surplus under monopoly minus consumer surplus under perfect competition equal to कितना, हाफ था, तो हाफ ऑफ दिस अमाउंट, ये कितना था, हाफ, सो दिस इज 0.5 ऑफ कंज्यूमर सरप्लस माइनस कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आएगा 0.5 ऑफ
कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, जो आपका किस में, परफेक्ट कंपटीशन के केस में था। और चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हुआ, प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर मोनोपोली माइनस प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो मोनोपोली के अंदर कितना है, दिस इज 0.25 ऑफ कंज्यूमर सरप्लस अंडर कंपटीशन माइनस कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज इक्वल टू कितना का लॉस, सॉरी यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है परफेक्ट कंपटीशन के केस में 0, सो दिस इज इक्वल टू 0.25 ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओह, यहाँ पे माइनस साइन होगा क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन वाज हायर, ठीक है, दैट एज कंपेयर टू कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली। तो इसका नेट रिजल्ट आप देखोगे, इसको दोनों को अगर आप ऐड करते हो, सो यू विल हैव नेट लॉस इन द वेलफेयर इक्वल टू माइनस 0.5 कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्लस 0.25 of the consumer surplus under perfect competition. This gives minus 0.25 of the consumer surplus under perfect competition is lost. So 1/4 of the consumer surplus under perfect competition is lost in the monopoly if the elasticity of demand curve is -2. अगर मान लो यही आपका इलास्टिसिटी E इक्वल टू -1.5 होता, तब क्या होता, अगर ये इलास्टिसिटी आपका -1.5 होता, सो यू विल हैव यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होता, इसका रेशियो यू विल हैव 1/1 + 1/e रेज़ टू द पावर e + 1। सो आपका हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली डिवाइडेड बाय कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्वल टू कितना, 1/1 + 1/e, 1/1 + 1/e रेज़ टू द पावर e + 1। ये फॉर्मूला था। तो e का वैल्यू अगर -1.5 रखते हो, सो यू विल हैव 1/1 + 1/- 1.5 रेज़ टू द पावर -1.5 + 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा इक्वल टू कितना, -1.5। अगर इसका कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, सो बेटर टू डू दैट। सो यू विल हैव 1/1.5 gives 0.67, so 1 - 0.67, 1 raised to the power 0.5 in negative, so that gives 1/0.33 raised to the power -0.5. So this will be equal to, you can say, 100, so it would be 3 because approximation हमने लिया है। so 3 के टर्म्स में अगर आप बात करोगे, so it will be 3 to the power -0.5, so you will have 3 raised to the power -0.5, that would be equal to 0.58, so this would be equal to 0.58. so अगर आपका इलास्टिसिटी कम हुआ, so your consumer surplus of monopoly as compared to consumer surplus under perfect competition in proportionality has increased। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली डिवाइडेड बाय कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज 0.58। तो और फिर प्रॉफिट अंडर मोनोपोली एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस अंडर कंपटीशन निकालोगे, तो इसका रेशियो क्या था, इसका रेशियो निकालोगे, सो यू विल हैव दिस रेशियो एज कितना, ये वाला रेशियो जो आपका आया है
ई अपॉन 1 प्लस ई का पावर ई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर ई. This is equal to 1.5 in negative minus divided by 1 minus 1.5 raised to the power minus 1.5. So this will be minus 1.5 divided by 0.5 in minus raised to the power minus 1.5. This would cancel out. This would be 3. So 3 raised to the power minus 1.5. This would be 3 raised to the power minus 1.5 equal to 0.19 equal to 0.19. So 0.919 आ गया. So you will have change in कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू कितना, कंज्यूमर सरप्लस में चेंज कितना है 0. माइनस ऑफ 0.42 ऑफ कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन. एंड चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा 0.19 ऑफ कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन. सो आपका नेट रिजल्ट क्या होगा, सो नेट रिजल्ट वुड बी चेंज इन welfare will be equal to minus 12 minus 9 is 3 and here 3 minus 1 is 2, so 0.23 of the consumer surplus. So if you look at the elasticity, so if your elasticity has reduced, that means if the demand curve is getting more inelastic, then in that case the fall in welfare has been lesser. ठीक है, so more inelastic case has lower fall in welfare as compared to the case of higher elastic case where the fall in welfare was higher under higher elastic. So under inelastic demand curve, the fall in welfare is lesser as compared to the case of demand curve with higher elasticity where the fall in welfare is relatively higher. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे. तब तक के लिए आप ध्यान रखो, इसको रिवाइज करते रहो. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.